वह कालिंजर और गढ़ा की सीमा में शिकार खेलने के उद्देश्य से अपनी छावनी जा पहुंची। उन दिनों दुर्गा पूजन का उत्सव चल रहा था। 2 कोस दूर पर मनियागढ़ नाम का एक पठार था, जिसके ऊपर एक बड़ा किला था। वहाँ एक बस्ती थी, एक राजमहल और एक भव्य मंदिर भी था। बस्ती में अधिकांश लोग गोंड जाति के थे। उस ऊंचे पत्थर पर चढ़कर चारों ओर का दृश्य देखना अत्यंत मनोरम लगता था। दुर्गा पूजा के अवसर पर गढ़ा के राजा भी मनियागढ़ में आते थे। दुर्गावती ने सोचा कि संभवतः इस मेले में बंदूकें भी मिलेंगी। इस विचार से उत्साहित होकर वह जंगल के रास्ते से कुछ सैनिकों और अपनी सहेली रामचेरी के साथ मनियागढ़ की ओर चल पड़ी। रास्ते में रामचेरी बोली, सुनने में आया है कि गढ़ा के राजा शेर का बहुत शिकार करते हैं और कामदेव की तरह लगते हैं। यह सुनकर दुर्गावती मुस्कुराई और बोली, तू मंदिर देखने जा रही है या राजा महाराजा देखने? ऐसे ही हंसी मजाक और बात करते करते दोनों मनियागढ़ के नजदीक पहुंच गए। जब रामचेरी और दुर्गावती मनियागढ़ पहुंचे तो वहां वे देखे कि यहाँ पर अधिकतर स्त्री पुरुष सांवले थे। काली होने के बावजूद महिलाएं अपने सुगठित शरीर से आकर्षक लगती थीं और ठिगने कद के पुरुष भी अपने पुष्ट शरीर से परिश्रमी प्रतीत होते थे। जीवन अपने सामान्य गति से चल रहा था। तभी अचानक वहाँ एक जोरदार कोलाहल मच गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई सामान समेट रहा था तो कोई अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी रामचेरी ने चिल्लाकर दुर्गावती को चेतावनी दी, दुर्गावती, हथियार उठाओ, परीक्षा का समय आ गया है। ये सुनते ही दुर्गावती चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। बाण को साधते हुए उसने घाट की ओर देखा। दूर से सैनिकों की टुकड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। घाट पर भगदड़ मची हुई थी और लोग गिरते पड़ते घाट से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच दुर्गावती की नजर घाट के एक किनारे पर पड़ी। वहाँ एक शेरनी खड़ी थी। उसके साथ उसके 2 छोटे शावक भी थे। दुर्गावती का हाथ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने बाण नीचे कर लिया और रामचेरी से कहा, देखो माँ अपने बच्चों के साथ है, इसे क्यों मारे? आगे बेचारे शावकों का क्या होगा? कौन उनका पालन करेगा? रामचेरी ने डरते हुए कहा, अगर शेरनी छलांग लगाकर इस पार आ गई तो? अगर उसने हमला कर दिया तो? दुर्गावती ने शांत भाव से जवाब दिया, एक तरफ नदी गहरी और दूसरी तरफ घाट चौड़ा। वह अपने शावकों के साथ यहाँ तक नहीं आ पाएगी। माँ कभी अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगी। हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। तब रामचेरी ने हल्के गुस्से से कहा, अगर यह सिंह होता तो क्या तब भी छोड़ देती? दुर्गावती ने मुस्कुराकर कहा, सिंह और शेरनी में फर्क होता है रामचेरी। माँ का हृदय बच्चों के लिए हमेशा कोमल होता है। इसे अकेला छोड़ देना ही उचित है। तभी इस बातचीत के बीच शेरनी अपने शावकों को लेकर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। तब तक सैनिक भी दुर्गावती के पास पहुँच चुके थे। दुर्गावती ने उनकी ओर देखा और उनके साथ अपने पड़ाव की ओर बढ़ गई। यह खबर जैसे ही महाराज कीर्तिदेव सिंह तक पहुँचा, वह तुरंत मनियागढ़ की ओर रवाना हो गए। इधर पड़ाव में दिन ढलते ही दुर्गावती और रामचेरी अपने कक्ष में विश्राम करने चली गयी। दोपहर की शेरनी और उसके बच्चे ने ऐसा माहौल बना दिया था कि नींद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। बाहर जंगल शांत था, लेकिन दुर्गावती का मन बेचैन था। रामचेरी, जो दुर्गावती के पास लेटी थी, अपनी चंचलता से बाज नहीं आई। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, राजकुमारी, किस गूढ़ विचार में डूबी हो? किस तत्व पर यह गंभीर मंथन चल रहा है? दुर्गावती ने खिड़की से बाहर जंगल की ओर देखते हुए कहा, मैं केन नदी की उस अद्भुत सुंदरता को याद कर रही हूँ। उसकी लहरें, उसकी ठंडक और वह शांतिपूर्ण प्रवाह, सब कुछ कितना दिव्य लगता है। तभी रामचेरी ने मुस्कुराते हुए बोली, शेरनी के वे दूधिया शावक, क्या वे तुम्हारे ख्यालों में नहीं है? कितने निश्चिंत और निडर होकर माँ के साथ उछल कूद कर रहे थे। सचमुच माँ तो भगवान होती है। और फिर कैसे वह शेरनी अपने शावकों को लेकर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। सोचो, क्या उन मासूम शावकों को पता होगा कि एक दिन वे ऐसे सिंह बनेंगे जिनकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाएगा? शावकों को यह एहसास नहीं होगा कि वे एक दिन खतरनाक राजा बनने वाले हैं। यही तो है बचपन का सौंदर्य। हर खूंखार सिंह का भी एक दुलारा बचपन होता है। दुर्गावती ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, तो तू जंगल में मुझे शिक्षा देने आई है क्या? तभी रामचेरी बोली, तो क्या कोई गंभीर योजना बना रही हो राजकुमारी अपने आने वाली भविष्य का, जो मेरी बातें बुरी लग रही है? दुर्गावती ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, चुप हो जाएगी या कुछ और बोलने का इरादा है? तब रामचेरी ने गंभीर होकर जवाब दिया, ओह, क्या अब इस पड़ाव में चुप्पी का कोई नया नियम लागू हो चुका है जिसका मुझे अभी तक पता नहीं है? दुर्गावती उसकी बातों को अनसुना कर खिड़की से बाहर झांकती रही। फिर कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, रामचेरी, पिताजी नाराज हैं। रामचेरी ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, आखिर क्यों नाराज हैं? तुमसे कोई गलती हो गई है क्या? तब दुर्गावती बोली कि उस बुढ़ू राजा को लेकर रामचेरी, जो हमेशा मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और दुर्गावती के पास लिपटते हुए बोली, अच्छा, वही राजा सरकार जिन्होंने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा था? दुर्गावती ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत न उछल। रामचेरी ने अपनी हंसी रोकते हुए बोली, किसने कहा कि हमारे होने वाले जीजा सरकार बुढ़ू हैं? दुर्गावती ने झल्लाकर जवाब दिया, बुढ़ू का नक्शिक वर्णन तो मैंने तेरी ही जलती जुबान से सुना था। रामचेरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो अब फिर से सुनने की इच्छा है क्या? चल सुन ले, पर जोर जोर से, ताकि आपके पिता भी पर्दे के पीछे से भी सुन ले। तब दुर्गावती ने उसकी इस बात पर सिर पकड़ लिया और कहा, चुप रहेगी या नहीं? लेकिन रामचेरी कहाँ रुकने वाली थी। वह तो दुर्गावती को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने नाटकीय अंदाज में कहना शुरू किया, तो सुनो राजकुमारी, राजा साहब बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके पास हजारों खेत हैं और भैंसों का कारोबार ऐसा है, उनकी 4 रानियां पहले से ही राजमहल में विराजमान हैं। उनमें से 2 ने तो माला झपकर राजमहल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया है। दुर्गावती ने बीच में ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा, और कुछ? अब बस भी कर। रामचेरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोलती रही, राजा साहब बड़े लज्जालु भी हैं। आगे के दांत गिर गए हैं तो बात करते वक्त मुंह छुपाते हैं। सोचो कितना शर्माने वाला राजा है। ये सुनकर दुर्गावती ने गुस्से से कहा, दांत भी नहीं है? तभी रामचेरी ने शरारत
भरे अंदाज में कहा, अरे उनके दांत हिलकर नहीं टूटे बल्कि शिकार के दौरान मुख से बाहर हो गए। अब तो बेचारे शिकार भी नहीं कर पाते। तब दुर्गावती ने चौंकते हुए पूछा, भला ऐसा क्यों? रामचेरी ने आंखें मटकाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें दूर का धुंधला दिखाई देता है और हाँ, सिर के बाल भी अब लगभग नदारद हो चुके हैं। कभी कभी तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी तपस्वी राजर्षि की प्रतिमा हो। दुर्गावती इस पर गुस्से में आ गई और जोर से बोली, ऐसे खूसट राजा से मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। दुर्गावती की तेज आवाज सुनकर रामचेरी अचानक चुप हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों सहेलियां बिना कुछ बोले महाराज कीर्तिदेव सिंह की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। ये तो तय था कि दुर्गावती की आवाज महाराज के कानों तक जरूर पहुंच चुकी थी। दुर्गावती की तेज आवाज से महाराज कीर्तिदेव सिंह अपने कक्ष से बाहर निकले। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। कीर्तिदेव सिंह के मन में अपनी बेटी के विवाह की चिंता हमेशा बनी रहती थी। कई प्रतिष्ठित क्षत्रिय घरानों से रिश्ते आए थे, लेकिन या तो उनमें वह तेज नहीं था जो क्षत्रिय राजाओं का होना चाहिए, या फिर वे मुगलों के अधीन हो चुके थे। दुर्गावती ने भी ऐसे सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए थे और यह बात महाराज को भीतर ही भीतर खलती थी। उधर मौका पाकर दुर्गावती और रामचेरी कक्ष से बाहर निकल आईं। दोनों सहेलियां वे धीरे धीरे चलती हुई उस ओर पहुंची जहां महाराज कीर्तिदेव सिंह एक कुर्सी पर गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। दुर्गावती ने नजदीक आकर नम्रता पूर्वक कहा, पिताजी, मेरी मनियागढ़ पर्वत की देवी माँ के दर्शन करने की इच्छा है। कल सुबह मैं रामचेरी और कुछ सैनिकों के साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। कृपया अनुमति दे दें। ये सुन महाराज ने कहा, सुनने में आया है कि गढ़ा के राजा दलपति शाह खुद प्रजा की रक्षा के लिए सिंह का वध करने वहाँ आने वाले हैं। यदि संभव हुआ तो मैं भी देवी माँ के दर्शन करने आऊंगा। रामचेरी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अब बोल पड़ी, महाराज, क्या गढ़ा के राजा दलपति शाह क्षत्रिय नहीं है? महाराज ने ठहर कर जवाब दिया, उनके आचरण तो क्षत्रियों जैसे ही हैं और हाँ, कई लोग उन्हें क्षत्रिय मानते भी हैं। जिनके हाथ का छुआ पानी ब्राह्मण पी लेता है उसे हम क्षत्रिय मानते हैं। उनके यहाँ ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उनके क्षत्रिय होने पर कोई संदेह नहीं करता।